हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ LPCV 2 के बेसिक साइंस इंजन ड्राइंग के फार्मूला। सभी टॉपिक के मैं फार्मूला का वीडियो लेकर आऊँगा। इस टॉपिक के अंदर मैं सरल मशीनें उत्तोलक के जितने भी फार्मूले बन रहे हैं उन सभी के फार्मूले और फार्मूले पर आधारित एक एक एग्जाम्पल लेके आया हूँ। ये आपके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। अगर इस वीडियो में इस टॉपिक में आपका फुल सपोर्ट और प्यार रहा तो मैं आपके लिए इसी तरह नेक्स्ट अगले टॉपिक का फॉर्मूला और उसके क्वेश्चन लेके आऊँगा। और अगर आप कमेंट करके बताना कि इस टॉपिक के 200 प्लस क्वेश्चन PYQ प्लस एक्सपेक्टेड मैं दोनों निकाल के रखे। अगर आप डिमांड करते हैं, आप कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो तो मैं आपको 200 क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको प्रोवाइड करूँगा। और इस क्लास की PDF आप कमेंट करना, अगर आपको अच्छा लगे तो मैं इसकी PDF भी आपको प्रोवाइड करा दूँगा। और नेक्स्ट वीडियो अगले टॉपिक का लाने का प्रयास बहुत जल्द करूँगा। तो आज का टॉपिक है सरल मशीन है उत्तोलक, जिसे हम शुरू करने जा रहे हैं। सरल मशीन एक ऐसा साधन है जिसकी सहायता से हम कम से कम प्रयास और सरलता से अधिक कार्य कर सकते हैं। मशीन में कम प्रयास लगाकर अधिक से अधिक लोड को हम आसानी से उठा सकते हैं। अगर उदाहरण के जरिए समझें तो कुएं से पानी खींचने के समय पुल्ली का प्रयोग किया जाता है और पानी से भरी बाल्टी को आसानी से ऊपर खींचा जा सकता है। फिर कार्य करने के लिए हमें प्रयास लगाना पड़ता है, यानी किसी मशीन पर कार्य करने के लगाए गए बल को प्रयास कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। फिर आता है भार। मशीन द्वारा नियंत्रित किया गया या उठाया गया बल भार कहलाता है। इसे हम W से प्रदर्शित करते हैं। ये ऊपर से मैं आपको कुछ परिभाषा है वो बता रहा हूँ। थ्योरिकल के रूप में इसे भी पूछा जा सकता है। बाकी मैंने इसमें सारे फॉर्मूला और उनके क्वेश्चन लिए हैं। फिर आता है यांत्रिक लाभ। उठाए गए भार जिसे हम W से दर्शाते हैं और आरोपित प्रयास के अनुपात को यांत्रिक लाभ कहते हैं। ये दो संख्याओं का अनुपात है, इसलिए इसकी कोई इकाई नहीं होती है। इसे संख्या में व्यक्त किया जाता है। इसका मान सदैव 1 होता है। यांत्रिक लाभ का मान क्या होता है? सदैव हमेशा 1 होता है। यांत्रिक लाभ का फॉर्मूला क्या है? यांत्रिक लाभ का फॉर्मूला है यांत्रिक लाभ बराबर भार बटा प्रयास। यांत्रिक लाभ का फॉर्मूला क्या है? भार बटा प्रयास, जिसे हम W बटा P से भी दर्शा सकते हैं। नेक्स्ट बिंदु है वेगानुपात। वेगानुपात किसे कहते हैं? वेगानुपात मशीन पर लगाए गए प्रयास द्वारा तय की गई दूरी तथा भार द्वारा चली गई दूरी का अनुपात होता है। मशीन पर लगाए गए प्रयास द्वारा तय की गई दूरी और भार द्वारा तय की गई दूरी का अनुपात होता है। इसकी कोई इकाई नहीं होती है, यह भी संख्यात्मक अनुपात है। वेगानुपात का फॉर्मूला क्या है? प्रयास द्वारा तय की गई दूरी बट्टा भार द्वारा तय की गई दूरी। प्रयास द्वारा तय की दूरी को हम D से दर्शाते हैं और भार द्वारा तय की गई दूरी को हम स्मॉल d से दर्शाते हैं। इसलिए हम सूत्र को रख सकते हैं वेगानुपात VR बराबर D/D। ये इसका सूत्र हो गया। अगला टॉपिक है मशीन की दक्षता। किसी मशीन के आउटपुट एवं इनपुट का अनुपात दक्षता कहलाती है। सरल मशीन के लिए यांत्रिक लाभ वेगानुपात का अनुपात भी मशीन की दक्षता कहलाती है। सामान्यतः मशीन की दक्षता को प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। मशीन के लिए आउटपुट हमेशा इनपुट से कम होता है। घर्षण हानि के कारण आउटपुट इनपुट से कम होता है। जितना हम एफर्ट लगाएंगे उससे हमेशा कम कार्य होगा। आउटपुट यानी जितना हम प्रयास करेंगे, इनपुट यानी उसका कम कार्य होगा। और आउटपुट का मतलब है भार द्वारा किए गए कार्य, या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं
भार इंटू भार द्वारा तय की गई दूरी, भार इंटू भार द्वारा तय की गई दूरी, ये तो हो गया आउटपुट। इनपुट क्या हो गया? इनपुट क्या? प्रयास द्वारा किया गया कार्य, या हम इसे भी ऐसे भी ले सकते हैं, प्रयास इंटू प्रयास द्वारा तय की गई दूरी। जब हम प्रयास इंटू प्रयास द्वारा तय की दूरी को गुणा करते हैं तो प्रयास द्वारा किया गया कार्य होता है, जिसे हम इनपुट कहते हैं। और मशीन की दक्षता कैसे निकालते हैं? आउटपुट बटा इनपुट, आउटपुट बटा इनपुट। और हम मशीन की दक्षता कैसे निकाल सकते हैं? जैसे आउटपुट, आउटपुट को हम क्या लिख सकते हैं? भार द्वारा किए गए कार्य, तो हमने लिख दिया भार द्वारा किए गए कार्य बटा प्रयास द्वारा किए गए कार्य, जिसे हमने इनपुट द्वारा दर्शाया गया है, तो हमने लिख दिया प्रयास द्वारा किए गए कार्य। मशीन की दक्षता ऐसे भी निकाल सकते हैं। और दक्षता हम कैसे निकाल सकते हैं? आउटपुट को हम क्या लिखते हैं? भार इंटू भार द्वारा तय की दूरी बटा प्रयास इंटू प्रयास द्वारा तय की दूरी भी लिख सकते हैं। तो हम दक्षता ऐसे भी निकाल सकते हैं, भार इंटू भार द्वारा तय की दूरी बटा प्रयास इंटू प्रयास द्वारा तय की गई दूरी। और एक और प्रकार है जिससे हम दक्षता निकाल सकते हैं, यांत्रिक लाभ बटा वेगानुपात, जिसे हम यांत्रिक लाभ बटा मैकेनिकल एडवांटेज बटा वेगानुपात, इसे भी हम मशीन की दक्षता निकाल सकते हैं। दक्षता निकालने कितने सूत्र हो गए? आउटपुट बटा इनपुट, भार द्वारा किए कार्य बटा प्रयास द्वारा किए कार्य से, भार इंटू भार द्वारा तय की दूरी बटा प्रयास इंटू प्रयास द्वारा तय की दूरी से यांत्रिक लाभ बटा वेगानुपात से। हमें जो भी क्वेश्चन में दिया होगा उसी अनुसार हम सूत्र लगा के दक्षता निकाल सकते हैं। आदर्श मशीन की दक्षता हमेशा 100% होती है, यानी कि हम जिसे कहते हैं दक्षता बराबर 1। जहाँ वेगानुपात और यांत्रिक लाभ दोनों बराबर हो जाते हैं, उस मशीन की दक्षता हमेशा 100% होती है। उस मशीन की दक्षता हमेशा क्या होती है? मैकेनिकल एडवांटेज और वेगानुपात दोनों बराबर हो जाते हैं, तो उस स्थिति में मशीन आदर्श मशीन कहलाएगी और उसकी दक्षता हमेशा 100% होगी। और मैकेनिकल एडवांटेज को हम कैसे लिख सकते हैं? यांत्रिक लाभ को हम कैसे लिख सकते हैं? यांत्रिक लाभ हम कैसे निकाल सकते हैं? यांत्रिक लाभ निकाल सकते हैं भार बटा प्रयास। और तो हम यांत्रिक लाभ निकालने का एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि किसी सरल मशीन के वेगानुपात का मान 20 है, 25 किग्रा के प्रयास से 400 किग्रा का लोड उठाया जाता है, तो यांत्रिक लाभ और दक्षता दोनों की गणना करें। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन में दिया हुआ है भार कितना दिया हुआ है? 400 kg उठाना है। प्रयास एफर्ट हम कितना लगाते हैं? 25 kg। वेगानुपात रेशियो कितना दिया हुआ है? 20। तो यांत्रिक लाभ निकालने का क्या सूत्र है? भार बटा प्रयास। यांत्रिक लाभ निकालने का सूत्र, भार कितना है? 400, प्रयास कितना है? 25। तो हमें यांत्रिक लाभ मिल गया 16। 25 में 16 का भाग दिया, मिल गया 16। यांत्रिक दक्षता कैसे निकाल सकते हैं? यांत्रिक दक्षता निकालने के लिए सूत्र है यांत्रिक लाभ गुणा यांत्रिक लाभ बटा वेगानुपात गुणा 100। ये हो गया यांत्रिक दक्षता निकालने का सूत्र। यांत्रिक लाभ गुणा 100 बटा वेगानुपात। तो यांत्रिक लाभ कितना मिल गया हमें? 16। वेगानुपात कितना है? वेगानुपात दिया हुआ क्वेश्चन में 20 गुणा 100। 20 कट के 5, 80। दक्षता कितनी हो गई? 80। यानी कि इसको मशीन की दक्षता 80% है और यांत्रिक लाभ है 16%। इसी की तरह एक और क्वेश्चन है जो आपके लिए होमवर्क है, इसको देखें, बनाएं और कमेंट में इसका जवाब दें।
इसका मैंने आपको आंसर तो दे दिया है, मशीन 10 से 80% आएगी, लेकिन फिर भी आप बनाकर इसका आंसर जरूर दें। नेक्स्ट टॉपिक है सरल मशीन। हमने अभी तक क्या देख लिया? सरल मशीन किसे कहते हैं, प्रयास क्या है, भार क्या है, यांत्रिक लाभ क्या है, यांत्रिक लाभ निकालने का सूत्र क्या है, हमने ये देख लिया, भार बटा प्रयास। फिर हमने देख लिया वेगानुपात क्या है, वेगानुपात निकालने का सूत्र देख लिया, प्रयास द्वारा तय की गई दूरी बटा भार द्वारा तय की गई दूरी। फिर हमने देख लिया मशीन की दक्षता कैसे निकालते हैं, मशीन की दक्षता निकालने के सूत्र हमने देख लिए। ये रहे पूरे, एक बार आप नोटबुक में ज़रूर नोट करें ताकि लास्ट टाइम रिवीजन के लिए आपके काम आए। एक ही जगह इन फॉर्मूलों को संयोजित करके लिखना ये बहुत बड़ी बात है, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। जब आप एग्ज़ाम देके बाहर निकलोगे ना, तब आपको इसकी कीमत पता चलेगी कि ये कितने आपके लिए कारगर साबित हुए हैं। फिर हमने इसका एक एग्जाम्पल देख लिया, ये आपके लिए होमवर्क है। अब हम देख रहे हैं सरल मशीन के प्रकार। सरल मशीन के प्रकार में निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। सबसे पहला प्रकार है पुल्ली या घिरनी। पुल्ली या घिरनी भी 4 प्रकार की होती हैं। सबसे पहले है स्थिर घिरनी। स्थिर घिरनी क्या है? स्थिर घिरनी एक स्थिर फ्रेम में लगी होती है। ये अपने अक्ष जो कील के चारों ओर स्वतंत्र पूर्व घूम सकती है। इसकी परिधि पर बने खांचों में से गुजरने वाली रस्सी पर एक तरफ भार व एक तरफ प्रयास लगाया जाता है। इसमें भार तथा प्रयास द्वारा तय की दूरी बराबर तथा रस्सी की लंबाई के बराबर होती है। इसमें आपको इतना ही याद रखना है कि स्थिर घिरनी में भार तथा प्रयास द्वारा तय की गई दूरी बराबर तथा रस्सी की लंबाई के बराबर होती है। भार तथा प्रयास द्वारा तय की गई दूरी रस्सी की लंबाई के बराबर होती है। ये स्थिर घिरनी इस टाइप की होती है, एक बार आप देख लें। यानी कि यहाँ से हम भार उठाएंगे और यहाँ से हम प्रयास एफर्ट खींचेंगे, एफर्ट लगाएंगे। तो जितनी रस्सी की लंबाई होगी, जितना भार ऊपर की तरफ हम उठाएंगे, जितनी दूरी ये भार उठने में जितनी दूर तय करेगा, उतनी ही दूरी ये रस्सी नीचे की तरफ आएगी। इसलिए इसमें बताया गया है कि भार द्वारा तय की गई दूरी रस्सी की लंबाई के बराबर, प्रयास द्वारा तय की रस्सी की लंबाई के बराबर हो गए। भार को हम W से निर्देशित करते हैं, प्रयास को P से। L हो गया भार द्वारा तय की गई दूरी, L हो गया बल द्वारा तय की गई दूरी। इस स्थिति में आउटपुट और इनपुट दोनों बराबर होंगे। जितना हम एफर्ट लगाएंगे उतना ही हमें वजन उठा पाएंगे। इस स्थिति में इनपुट और आउटपुट दोनों स्थिति में बराबर होंगे। और स्थिर घिरनी का यांत्रिक लाभ हमेशा एक होता है, मैकेनिकल एडवांटेज। दूसरे नंबर पे है चल घिरनी। चल घिरनी में 2 घिरनियाँ होती हैं। एक घिरनी स्थिर तथा दूसरी घिरनी चल घिरनी होती है। रस्सी का एक सिरा हुक से तथा दूसरा सिरा चल घिरनी के ऊपर से गुजरकर प्रयास किए जाने वाले सिरे पर घुमाकर लगाया जाता है। प्रयास P लगाने पर चल घिरनी ऊपर उठती है, इससे भार ऊपर उठ जाता है। इसे हम चल घिरनी में कितनी घिरनियाँ होती हैं? 2। तो इसलिए हम इसे, तो भार कितना उठा लिया? W बराबर P प्लस P बराबर 2P। मैं आप चित्र के माध्यम से थोड़ा समझा रहा हूँ। ये चल घिरनी, इसमें एक घिरनी स्थिर होती है
और एक घिरनी गतिशील होती है। तो इसमें 2 घिरनी हो गई, तो इसका यांत्रिक लाभ भी 2 हो गया। 2 कैसे हुआ? यांत्रिक लाभ का मान क्या होता है? भार बटा प्रयास। भार कितना है? W बराबर P प्लस P 2P। हम भार को 2P लिख सकते हैं, तो भार को W की जगह हमने 2P लिख दिया, प्रयास की जगह हम P लिख दिया, तो P से P कट गया, तो हमें क्या मिला? 2। यानी कि यांत्रिक लाभ हमेशा 2 होता है। जितनी घिरनियाँ होती हैं यांत्रिक लाभ उसका उतना ही होता है। ये हम आगे देखेंगे। और नेक्स्ट है गुटका और टेंकल। इस संयोजन में 2 गुटके होते हैं, प्रत्येक गुटके में 3 घिरनियाँ होती हैं। एक गुटका स्थिर होता है जबकि दूसरा गुटका गतिशील होता है। भार नीचे गतिशील गुटके से लगे हुए हुक से बांधा जाता है तथा ऊपर वाले गुटके के नीचे के हुक से रस्सी बांधकर सभी घिरनियों के चित्र के अनुसार होती हुई ऊपर वाली घिरनी से गुजरते हैं, जिस पर शक्ति लगाई जाती है, क्योंकि इसमें एक रस्सी का प्रयोग किया जाता है। रस्सी के प्रत्येक स्थान पर खिंचाव P के बराबर होता है। अब इसमें 2 गुटके होते हैं, प्रत्येक गुटके में 3 घिरनियाँ होती हैं। 2 गुटकों में 6 घिरनियाँ हो गई, तो इनका यांत्रिक लाभ कितना हो गया? 6 हो गया। तो आप यहाँ काउंट कर सकते हैं, इसमें 1 2 3 4 5 6, तो इसका यांत्रिक लाभ कितना हो गया? 6। मैकेनिकल एडवांटेज बराबर हो गया 6। जितनी घिरनियाँ होगी उतना ही उसका मैकेनिकल एडवांटेज होगा। फिर अगला आ गया डिफरेंशियल घिरनी। तो यांत्रिक लाभ W बटा P भार बटा प्रयास होता है, इसे रट लें। डिफरेंशियल घिरनी का सभी का ही भार बटा प्रयास ही होता है। फिर आ गया वेगानुपात कैसे ज्ञात करते हैं डिफरेंशियल घिरनी का? तो 2R बटा R माइनस R। डिफरेंशियल घिरनी का वेगानुपात ज्ञात करने का सूत्र है 2R R माइनस R। तो हम देख लेते हैं डिफरेंशियल घिरनी का वेगानुपात ज्ञात करने का सूत्र क्या है? टू आर आर माइनस आर। तो हम इसमें देख लें W क्या हुआ? लटकाया हुआ भार। P भार को उठाने के लिए किया गया प्रयास। R हमने लिखा ना 2R बटा R माइनस R, तो इसमें R हो गया बड़ी घिरनी की त्रिज्या, इसकी त्रिज्या, और छोटा वाला R हो गया छोटी घिरनी की त्रिज्या। ये किसका हो गया? डिफरेंशियल घिरनी का सूत्र। इन सूत्र को याद रखें। नेक्स्ट आ गया उत्तोलक। उत्तोलक का हम पूरा पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। पूरा टॉपिक है उत्तोलक का, प्रथम लीवर, द्वितीय लीवर, तृतीय लीवर, उत्तोलक क्या है, ये हम उसका पूरा नेक्स्ट टॉपिक है पूरा, इसलिए उत्तोलक को मैंने आपको यहाँ नहीं बताया है। उत्तोलक को हम पूरा टॉपिक अलग से पूरा कवर करेंगे। उत्तोलक भी साधारण मशीन है और ये बाकी सभी साधारण मशीन के भाग हैं। जैसे उत्तोलक भाग है उससे ये भी मशीन के भाग हैं। नेक्स्ट है पहिया एवं धुरी। पहिया और धुरी एक ही साठ पर संयोजित 2 अलग अलग त्रिज्याओं के बेलन होते हैं तथा बड़ा बेलन पहिया तथा छोटा बेलन धुरी कहलाता है। धुरी और पहिए के चारों ओर डोरी लपेटी हुई होती है। धुरी पर लपेटी गई डोरी से भार को उठाया जाता है तथा पहिए पर लपेटी गई डोरी से प्रयास लगाकर भार को ऊपर उठाया जाता है। पहिए और धुरी पर लपेटी गई डोरियाँ विपरीत दिशा में लपेट जाती हैं। प्रयास को नीचे की तरफ खींचने पर भार ऊपर होने लगता है। अब मैं इसको आपको चित्र के माध्यम से बताता हूँ। ये इसका हो गया पहिया, ये हो गया धुरी। पहिए के द्वारा हम प्रयास लगाएंगे और धुरी के माध्यम से ये वजन ऊपर की तरफ उठेगा। इन दोनों पर विपरीत दिशा में रस्सी बंधी हुई है। किस दिशा में? विपरीत दिशा में।
ये दोनों एक ही शाफ्ट पर है, ये रहे इनकी शाफ्ट, ये एक ही शाफ्ट पर ये है धुरी और पहिया। पहिए को व्यास को हम डी कहते हैं और धुरी के व्यास को स्मॉल डी से प्रदर्शित करते हैं। तो प्रयास द्वारा चलित धुरी जो पहिए पर लपेटी गई डोरी, जिसे हम पाई डी से निर्देशित करते हैं, और लोड द्वारा चली गई धुरी जो धुरी पर लपेटी गई डोरी पर लगाया जाता है, जिसे हम पाई स्मॉल डी से व्यक्त कर सकते हैं। और पहिए और धुरी का वेगानुपात ज्ञात करने का सूत्र क्या है? वेगानुपात कैसे ज्ञात करते हैं? प्रयास द्वारा चलित दूरी बटा लोड द्वारा चलित दूरी। तो प्रयास द्वारा चलित दूरी क्या है? प्रयास द्वारा चलित दूरी है पाई डी, और लोड द्वारा चलित दूरी क्या है? पाई स्मॉल डी। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं पाई डी बटा पाई स्मॉल डी। तो पाई से पाई कट गया, तो पहिए और धुरी का वेगानुपात हो गया डी बाई डी। जो धुरियों का व्यास दिया हुआ है उन्हीं का अनुपात पहिए और धुरी का वेगानुपात होगा। इसका क्वेश्चन है एग्जाम्पल, वो मैं आपको बता दूं। एक व्हील तथा एक्सल में व्हील का व्यास 15 सेमी है तथा एक्सल का व्यास 6 सेमी है। यदि मशीन की दक्षता 75% है और 150 किलो भार उठाने के लिए कितना बल चाहिए? तो इसमें उठाया गया भार दे दिया है 150, मशीन की दक्षता दे दी है 75%, और व्हील का व्यास जिसे हम डी से निर्देश करते हैं उसे 15 सेमी दे दिया है, और एक्स का व्यास यानी व्हील का व्यास एक्सल का व्यास जिसे हम 6 सेंटीमीटर दे दिया है। अब हमें प्रयास निकालना है। तो हमें इतना पता है कि पहिए एवं धुरी का वेगानुपात हम कैसे निकालते हैं। वेगानुपात निकालने का सूत्र ये रहा, ये डी बाई डी। और यांत्रिक लाग हम कैसे निकालते हैं? भार बटा प्रयास डब्ल्यू बाई पी। और यांत्रिक दक्षता कैसे निकालते हैं? यांत्रिक लाभ बटा वेगानुपात। यांत्रिक लाभ बटा, तो यांत्रिक दक्षता बराबर यांत्रिक लाभ बटा वेगानुपात। तो हम यांत्रिक लाभ को कैसे निकालते हैं? यांत्रिक लाभ को निकालने के लिए भार बटा प्रयास, भार बटा प्रयास। तो हमें दक्षता कितनी दी हुई है? 75%। दक्षता कितनी है? 75%। तो हम दक्षता को लिख दिया 75/100, और यांत्रिक लाभ कितना दिया हुआ है? 150/6। ये और बटा आएगा। वेगानुपात क्या है? भार द्वारा प्रयास द्वारा तय की दूरी बटा भार द्वारा तय की दूरी। तो प्रयास द्वारा तय की दूरी कितनी हो गई? वेगानुपात में प्रयास द्वारा तय की दूरी कितनी हो गई? निकालना है, प्रयास निकालना है। और भार द्वारा तय की दूरी कितनी होगी? 15.80। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 75/100 बराबर 150 गुणा 6। हमें प्रयास निकालना है गुणा 15.80। तो आप इसको सॉल्यूशन कर लें, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। नहीं तो मैं इनको आपके लिए एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की पूरी सीरीज लेके आऊँगा, उसमें आपको समझा दूंगा
कि इसका हल कैसे निकालते हैं, अगर आपको इसका पूरा सॉल्यूशन नहीं करना आता तो, क्योंकि इसमें मैंने आपको मेन फार्मूले रिवीजन के लिए एक क्लास बना रहा हूँ। तो इसको फार्मूला साथ में मैंने आपको इसे क्वेश्चन दे दिए, किस टाइप के कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं वो आपको साथ में प्रोवाइड करवा रहा हूँ। नेक्स्ट टॉपिक, डिफरेंशियल व्हील और धुरी। डिफरेंशियल व्हील और धुरी में एक पहिया तथा दो धुरी होती है। डिफरेंशियल पहिया कितने होता है, एक, धुरी कितनी होती है, दो। पहिए तथा धुरियों को एक ही सॉफ्ट और बॉल बेरिंग द्वारा संयोजित किया जाता है। पहिए पर लपेटी गई डोरी और प्रयास डोरी कहलाती है। इस पर प्रयास का भार लटकाया जाता है। दूसरी डोरी को दोनों धुरियों के ऊपर लटका जाता है तथा बीच में भार को एक पुल्ली की सहायता से लटकाया जाता है। छोटी धुरी पर डोरी की लपेट की दिशा बड़ी धुरी पर लपेटी गई डोरी की दिशा के विपरीत दिशा में होती है। पहिए पर लपेटी गई डोरी तथा छोटी धुरी पर लपेटी गई डोरी की दिशा एक ही होती है। ये मैंने आपको इसका चित्र दे दिया है डिफरेंशियल व्हील या धुरी का। इसमें दो धुरी होती है और एक पहिया होता है। इसमें डी पहिए का व्यास, D1 बड़ी धुरी का व्यास, D2 छोटी धुरी का व्यास से हम दर्शा सकते हैं। और इसमें भी प्रयास द्वारा चलित दूरी π/d और लोड द्वारा चलित दूरी 1/2 πd1 - d2। ये क्या हो गया, लोड द्वारा चलित दूरी। जब हम दोनों को सॉल्यूशन करते हैं, वेगानुपात निकालते हैं, तो प्रयास द्वारा चलित दूरी ये वाली और लोड द्वारा चलित दूरी ये वाली दोनों में भाग देते हैं तो हमारे सामने निकल कर आता है, ये वेगानुपात निकल के क्या आता है, डिफरेंशियल व्हील धुरियों का वेगानुपात निकल के आता है 2d - d1 - d2। ये इनका सूत्र निकल के आता है। अब आप देख लो, पहिए और धुरी का वेगानुपात का रेशियो तो ये आया, ये d/d, और डिफरेंशियल व्हील और धुरियों का वेगानुपात का रेशियो ये आया 2d - d1 - d2। इनमें कंफ्यूज मत होना, क्वेश्चन इसी टाइप से बनेंगे। और इसका मैं एक आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ। किसी डिफरेंशियल व्हील पुली ब्लॉक की टॉप पुली ब्लॉक के व्यास का क्रमशः 225 मिमी तथा 230 मिमी है, तो 200 न्यूटन भार उठाने के लिए 9.4 न्यूटन का खिंचाव बल आरोपित किया जाता है। तो यांत्रिक लाभ और वेगानुपात दक्षता तीनों ज्ञात करनी है। इसमें हमें यांत्रिक लाभ भी ज्ञात करना है और वेगानुपात भी ज्ञात करनी है और दक्षता भी ज्ञात करनी है। तो हमें ये मिल गया, बड़े पहिए का व्यास 230 mm, छोटे पहिए का व्यास 225 mm, भार हमें दिया हुआ है 200 न्यूटन, प्रयास हमें दिया हुआ है 9.4 न्यूटन। तो मैं आपको सूत्र बता रहा हूँ, यांत्रिक लाभ निकालने का सूत्र है, यांत्रिक लाभ निकालने का सूत्र है यांत्रिक लाभ बराबर भार बटा प्रयास। इसको बार बार रिवीजन करोगे तभी आपको याद होगा। वेगानुपात का क्या सूत्र हो गया, वेगानुपात का हो गया प्रयास द्वारा चलित दूरी बटा भार द्वारा चलित दूरी। और दक्षता क्या हो गया, भार बटा प्रयास। दक्षता हो गई ये भार बटा प्रयास। तीनों फॉर्म लगाकर इसे निकालना है और हमें सभी चीज़ें दी हुई है, बस हमें फॉर्मूले याद होने चाहिए। फॉर्मूले याद होंगे तो हम इस क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हैं। तो सबसे हम पहले निकालते हैं यांत्रिक लाभ। यांत्रिक लाभ में भार दिया हुआ है, भार बटा प्रयास, ये सूत्र है। भार कितना है 200 बटा 9.4, प्रयास है तो भाग दिया तो 21.2727 आया।
उसके बाद वेगानुपात निकालना है। वेगानुपात का सूत्र मैंने आपको बताया, 2D/D1 माइनस D2। 2D वेगानुपात 2 × 2D। बड़ा व्यास कौन सा है? ये 230। D1 230, ये गलती से 2250 लिख गया है, ये 2250 नहीं है, ये 250 है। 250 225 है। 225 छोटे पहिए का है, 225 बड़े पहिए का, ये माइनस छोटे पहिए का व्यास, माइनस करेंगे, फिर इसमें जो आएगा उसको इनमें भाग देंगे, तो भाग देने के बाद हमें 92 मिला। तो हम कह सकते हैं 2 × 230 भाग 230 में से 250 गए 5 का भाग दिया, ये गया 48 बार, 48 को 2 से गुणा किया तो आया 92। तो हमने क्या निकाल दिया? यांत्रिक लाभ निकाल दिया, वेगानुपात निकाल दिया। अब निकालना हमें यांत्रिक दक्षता। यांत्रिक दक्षता निकालने के लिए हमें यांत्रिक लाभ और वेगानुपात दोनों की जरूरत पड़ती है। तो यांत्रिक लाभ बटा वेगानुपात गुणा 100, हमें दोनों की जरूरत पड़ती है। तो यांत्रिक लाभ हमारे पास कितना है? यांत्रिक लाभ हमारे पास है 21.27 बटा वेगानुपात कितना है बराने दक्षता है, तो हमेशा 100 से गुना करना पड़ता है। तो हमारे सामने आ गया आंसर निकल कर ये 23.12। भाग देखो, आराम से आप भाग दे के देख लो, ये 21.27 भाग 92 गुणा 100, तो भाग जाएगा 23.12% बार। नेक्स्ट है स्क्रू जैक। ये सरल मशीन का एक और नेक्स्ट पॉइंट है स्क्रू जैक। अब हम पढ़ते हैं उत्तोलक, जिसको हमने बीच में छोड़ दिया था। उत्तोलक क्या है, इसे कितने प्रकार है, उसे हम देखते हैं। उत्तोलक एक साधारण छड़ होती है जो किसी स्थिर बिंदु के चारों ओर घूमने के लिए स्वतंत्र होती है। स्थिर बिंदु को आलम कहते हैं। आलम का क्या महत्व है? जब हम इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे तब हमें पता चलेगा। लोड से तय की गई दूरी आलम से लेते हैं और प्रयास द्वारा तय की गई दूरी भी आलम से लेते हैं। ये जब हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे तब हमें आलम का महत्व पता चलेगा। अब हम देखते हैं, आलम से लोड व प्रयास के बीच की दूरी को उत्तोलक की भुजाएं कहते हैं। प्रयास और आलम के बीच की दूरी को प्रयास भुजा और लोड और आलम के बीच की भुजा को लोड भुजा कहते हैं। यानी कि जो भी दूरी लेंगे वो आलम से ही लेंगे। जब हम इसका ऑब्जेक्टिव करेंगे तब हम पता चलेगा कि आलम का क्या महत्व है और क्वेश्चन किस टाइप से बनते हैं। उत्तोलक में पिछली बार सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन अगर आप कहेंगे, अगर आप कमेंट करेंगे, अगर आपका सपोर्ट और प्यार मिला तो मैं इस टॉपिक के 200 क्वेश्चन, 200 प्लस PYQ प्लस एक्सपेक्टेड, इसमें थ्योरिकल प्लस न्यूमेरिकल नए पैटर्न पर आधारित आपको वीडियो प्रोवाइड करूँगा। वो आपके लिए एग्जाम से पहले बहुत हेल्पफुल होगा। तो हम इसमें देखते हैं प्रथम श्रेणी का उत्तोलक। जिस उत्तोलक में आलम बीच में होता है, किसके? लोड और प्रयास के बीच में आलम होता है, उसे हम प्रथम श्रेणी का उत्तोलक कहते हैं। प्रथम श्रेणी उत्तोलक के उदाहरण क्या है? साधारण तुल्ला, हैंडपंप का हत्था, क्ला हैमर, कैंची आदि ये प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। इसको याद करने की मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा कैसे याद करते। एक बार हम ऊपर से देख लेते हैं, पहले ऊपर से। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में
लोड, द्वितीय श्रेणी के उत्तर में लोड प्रयास और आलम के बीच में होता है। लोड प्रयास और आलम के बीच में होता है। इसके उदाहरण है एक पहिए की कूड़ा गाड़ी, सरौता, पिचबार, नाव की पतवार आदि। फिर है तृतीय श्रेणी का उत्तोलक। तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में प्रयास लोड और आलम के बीच में होता है। प्रयास लोड और आलम के बीच में होता है। मैंने इसको किस तरह से याद कर रखा है, हम किसका एग्जाम दे रहे हैं, एएलपी का। किसका दे रहे हैं, एएलपी। हम किसकी तैयारी कर रहे हैं, एएलपी की। तो मैंने इसको इस तरह याद कर रखा है, एएलपी सबसे क्या आता है, फर्स्ट में ए, फिर सेकंड में एल, थर्ड में क्या आता है, पी। तो अगर ए आलम बीच में है तो ये फर्स्ट श्रेणी का, फिर सेकंड में क्या आता है, एल। लोड अगर बीच में है तो ये द्वितीय श्रेणी का, थर्ड में ए एल पी पी। प्रयास अगर बीच में है तो ये थर्ड श्रेणी का उत्तोलक है। थैंक यू। आपका प्यार और सपोर्ट करते रहे। इसके अगर आप कहेंगे तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 200 प्लस क्वेश्चन बना के रखा हूँ, अगर आप कहेंगे तो मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। और इसकी अगर पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप कमेंट करें, मैं आपको व्हाट्सएप के माध्यम, टेलीग्राम के माध्यम से इस पीडीएफ को मैं आपको भेज दूंगा, आप कमेंट करेंगे तो।